नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टारगेट विद नीतीश में। दोस्तों, यूपी पीजीटी एग्जाम 2026 के लिए सिविक्स के प्रैक्टिस सेट 4 को हम देखेंगे, जिसमें कुल 125 क्वेश्चन होंगे। इस प्रैक्टिस सेट को करने के बाद आपको काफी कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण बात। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने द 20 इयर्स क्राइसिस पुस्तक लिखी है? तो ये जो पुस्तक है ये है E.H. कार का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा E.H. कार। अगला प्रश्न है, भारत ने अब तक 2 संप्रभु राष्ट्रों को सैन्य रूप से मदद की है, जो है श्रीलंका और मालदीव। इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका और मालदीव। सूची 1 और सूची 2 को मेल कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या बोले हैं, कोई भी सूची वाला जब प्रश्न है तो आपको सबसे पहले जो आपको आ रहा है उसको करना चाहिए। तो संरक्षणवाद आप जानते हैं कि घरेलू उत्पादकों के संरक्षण के लिए आयात प्रतिबंध लगाया जाता है, तो उसको संरक्षणवाद कहते हैं। तो सी का क्या हो जा रहा है यहां पे? सी का हो जाएगा 4। जैसे ही सी का 4 आप देखेंगे, ए ऑप्शन यहां पे राइट हो जाएगा। ठीक है, ए का क्या हो जाएगा यहां पे? ए का हो जाएगा 3। ठीक है, बी का हो जाएगा 1 और 4 का हो जाएगा 2। इस तरह जो है आपको करना होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है इस्लामी आंदोलन मध्य पूर्व, ऑप्शन बी है तमिलियन आंदोलन श्रीलंका, ऑप्शन सी है नाजी आंदोलन जर्मनी और ऑप्शन डी है फांसीवादी आंदोलन वियतनाम। ये जो डी ऑप्शन है ये गलत है, क्योंकि फांसीवादी आंदोलन जो है ये इटली में हुआ था, न कि वियतनाम में। कहां हुआ था? ये इटली में हुआ था, मुसोलिनी के नेतृत्व में। ठीक है, अगला प्रश्न है, गाइयुआ की अवधारणा किसने दी? ये जो है जेम्स लॉक ने दी है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। चूंकि हम केवल प्रैक्टिस कर रहे हैं इसलिए हम लोग केवल उत्तर जानने से मतलब रखेंगे। अगला प्रश्न है, लोकप्रिय पुस्तक द यूनिपोलर वर्ल्ड एंड अनबैलेंस्ड फ्यूचर किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए है सी राजा मोहन, ऑप्शन बी है टी एस मौले और डी एच सैको, ऑप्शन सी है कोलिन पावेल, ऑप्शन डी है फ्रांसिस फुकियामा और एस पी हंटिंगटन। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी। लोकप्रिय पुस्तक द यूनिपोलर वर्ल्ड एंड अनबैलेंस्ड फ्यूचर टी एस मौले और डी एच सैको द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र का सबसे बड़ा अंग है? तो संयुक्त राष्ट्र का सबसे बड़ा अंग आप जानते हैं कि सामान्य सभा है, जिसमें 193 सदस्य हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, आसियान की स्थापना कब की गई थी? तो आसियान की स्थापना जो है 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक में हुई थी। ठीक है, और हेडक्वार्टर जो है इसका आसियान का वो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहां पे ए नंबर। किसने कहा, जो कोई भी हिंद महासागर को नियंत्रित करता है वह एशिया पर हावी होता है। 21वीं सदी में दुनिया की नियति का फैसला सागर पर निर्भर होगा। ऑप्शन यहां पे जो है राइट आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड महान। ये बीपीएससी टीचर एग्जाम में सीधे प्रश्न पूछा गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा बी अल्फ्रेड महान। इनकी जो पुस्तक है द इन्फ्लुएंस ऑफ सी पावर अपॉन हिस्ट्री 1890 में आई थी, इसी पुस्तक में यह बात इन्होंने कहा था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से फ्रांसिस फुकियामा के अनुसार राजनीतिक विकास के कौन से 3 घटक हैं? तो फ्रांसिस फुकियामा के अनुसार जो है राज्य, विधि का शासन और उत्तरदायित्व, ये जो है राजनीतिक विकास के 3 महत्वपूर्ण घटक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। और फ्रांसिस फुकियामा की जो सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है वो द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, जो 1992 में आई थी, ये है। ठीक है, आप याद रखिएगा, ये होगा। अगला प्रश्न है, विकास का समाजवादी मॉडल संबंधित था। ऑप्शन ए है संयुक्त राज्य अमेरिका से, ऑप्शन बी है यूरोप से, ऑप्शन सी है पाकिस्तान से और ऑप्शन डी है सोवियत संघ से। तो विकास का समाजवादी मॉडल जो है सोवियत संघ से संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो यहां देखिए, यहां हम सबसे पहले वो चूज करेंगे जो हमको आता है। ठीक है, तो मिखाइल गोर्बाचेव आप जानते हैं कि ग्लास नॉट, जो खुलापन
रशिया में लाया गया था इनके द्वारा, उससे संबंधित है। तो सी का क्या हो जाएगा यहाँ पे 1। तो सी का 1 देखिए एक ऑप्शन में है यहाँ पे सी का 1, तो राइट आंसर हो जाएगा डी। और देखिए कार्ल डब्ल्यू ड्यूस जो है ये संचार सिद्धांत से संबंधित है, ठीक है, बी का 3 हो जाएगा। एफ जी फ्रैंक जो है ये निर्भरता सिद्धांत डिपेंडेंसी थ्योरी से है, और मार्टल कपलान जो है प्रणाली सिद्धांत सिस्टम थ्योरी से है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी। सुरक्षा परिषद के गैर अस्थायी सदस्य कितने समय के लिए चुने जाते हैं? तो सुरक्षा परिषद में आप जानते हैं टोटल जो सदस्य होते हैं उनकी संख्या 15 है, जिसमें से 5 जो है अस्थायी सदस्य हैं और 10 जो हैं वो अस्थायी सदस्य होते हैं। इनका जो चुनाव होता है प्रत्येक 2 साल के लिए होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी। उत्तर दक्षिण विभाजन का विचार किस रिपोर्ट के द्वारा किया गया? उत्तर दक्षिण विभाजन का जो बात की गई थी ये ब्रांड रिपोर्ट 1980 में आई थी, इसके माध्यम से की गई थी। उत्तर दक्षिण विभाजन का तात्पर्य है कि उत्तर के देश तो विकसित हैं लेकिन दक्षिण के देश जो है अभी भी विकासशील या अल्प विकसित हैं। तो उत्तर के जो देश जो है इनके प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करके जो है अपना विकास हुए हैं, उनको कुछ इनको आर्थिक लाभ दिया जाना चाहिए, यही इसमें कही गई थी, तो राइट आंसर हो जाएगा सी ब्रांड रिपोर्ट। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने यह कहा कि राजनीतिक शक्ति और उस उपयोग के बारे में एक संगठित विवाद है जिसमें प्रतिस्पर्धी मूल्यों, विचारों, व्यक्तियों, हितों और मार्गों के बीच चयन शामिल है? तो इस कथन को जो है माइकल कार्टिस ने कहा था, तो राइट आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से कौन वैश्विक गांव की अवधारणा यानी कि ग्लोबल विलेज की बात कौन करता है? ग्लोबल विलेज की बात करता है मार्शल मैकलुहान, तो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रसिद्ध कृति बनानाज बिजनेस एंड बेसेस मेकिंग फेमिनिस्ट सेंस ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के लेखक हैं? इसके लेखक हैं सीथिया एनलो, राइट आंसर हो जाएगा डी। किस कालखंड में क्षेत्रीयतावाद अंतरराष्ट्रीय संबंधों का मान बिंदु बना? तो ये जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बना। जैसे कि आप जानते हैं कि यूरोपियन यूनियन की स्थापना हुई, सार्क की स्थापना हुई, ठीक है, इस तरह जो है विश्व स्तर पे कई संस्थानों की स्थापना हुई। तो द्वितीय विश्व युद्ध काल के बाद जो है अंतरराष्ट्रीय संबंधों में जो है क्षेत्रीयतावाद का जो है काफी प्रभाव बढ़ा, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। किसने अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना को 3 तत्वों संगठनात्मक सिद्धांत, इकाइयों का विलीनीकरण एवं क्षमता का वितरण के रूप में बांटता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी वाल्च, केनेथ वाल्च ने बांटा है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। निम्न में से कौन सा भारत की विदेश नीति का उद्देश्य नहीं है? तो साम्राज्यवाद का विरोध है, नस्लवादी भेदभाव का विरोध है, उपनिवेशवाद का विरोध है, सीटों की सदस्यता का समर्थन, ये बिल्कुल गलत है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी सीटो, साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जिसको बोलते हैं, साउथ ईस्ट एशिया का नाटो, ठीक है, इसमें नहीं करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी। 20 का क्या हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना भारत आसियान संबंधों से जुड़ी नहीं है? ठीक है, कौन सी परियोजना भारत आसियान संबंधों से नहीं जुड़ी है? तो माक दयेचू परियोजना जो है ये नहीं जुड़ी हुई है, राइट आंसर हो जाएगा ए। जबकि मेकांग गंगा परियोजना, कलादान परियोजना, त्रिपक्षीय राजमार्ग परियोजना जुड़ी हुई है। अगला प्रश्न है सदा ये सरहद दिल्ली लाहौर बस का शुभारंभ किया गया था, तो ये जो है अटल बिहारी वाजपेयी के समय में किया गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा सी। भारत ने किस वर्ष परमाणु उपकरण के परीक्षण के साथ 6ठे सदस्य के रूप में परमाणु क्लब में प्रवेश किया? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका क्या, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी 1974 में। तो इस प्रश्न को आप इंपोर्टेंट ले लीजिए, आ सकता है। भारत ने किस वर्ष परमाणु उपकरण के परीक्षण के साथ 6ठे सदस्य के रूप में परमाणु क्लब में प्रवेश किया? तो 1974 में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन हेनरी जे हाइट एक्ट से संबंधित है? ऑप्शन है भारत रूस सामरिक समझौता, ऑप्शन बी है भारत अमेरिका नागरिक परमाणु समझौता, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, बी ही हो जाएगा, भारत अमेरिका नागरिक परमाणु समझौता, ठीक है। तो हेनरी जे हाइट एक्ट से संबंधित है ये, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। भारत के विभिन्न राज्यों या शहरों का विदेशी राज्यों या शहरों से सहयोग की नीति का क्या कहलाता है? ठीक है,
तो ये जो है भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रीजनल डिप्लोमेसी इसको बोलते हैं। भारत के विभिन्न राज्यों या शहरों का विदेशी राज्यों या शहरों से सहयोग की नीति क्या कहलाती है? रीजनल डिप्लोमेसी कहलाती है। संगठन के आधार के रूप में 4P यानी 4P की विवेचना करने वाला कौन था? तो आप जानते हैं कि लूथर गुलिक ने यह कंसेप्ट दिया था। तो राइट आंसर हो जाएगा 26 का सी। स्टीफन पी रॉबिन्स के अनुसार संप्रेषण में 3 प्रकार की अवरोधों में शामिल नहीं है। तो इसमें जो है तकनीकी शामिल नहीं है, जबकि शारीरिक, व्यक्तिगत, भाषा संबंधित जो है अवरोध शामिल है। तो इसमें सी नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से निर्णय करने का अबाध तार्किकता मॉडल किसने प्रतिपादित किया? ठीक है, इसको कहते हैं रैशनल जो तार्किकता जो है मॉडल किसने प्रतिपादित किया था? तो ये किया था आपका हर्बर्ट साइमन ने किया था। तो 28 का नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर जो है ये हो जाएगा। ठीक है, बॉन्डेड रेशनलिटी जिसको बोलते हैं अबाध तार्किकता। ठीक है, नौकरशाही शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो विंसेंट डी गॉर्ने ने किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। 29 का क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। तुलनात्मक लोक प्रशासन का जनक किसे माना जाता है? तो तुलनात्मक लोक प्रशासन की शुरुआत आप जानते हैं, जब पढ़ेंगे आप तो फ्रेडरिक से मानी जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। मार्क्स ने नौकरशाही की प्रशंसा निम्न में से किस विशेषता के लिए की थी? ऑप्शन ए है तार्किकता, ऑप्शन बी है गोपनीयता, ऑप्शन सी है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना में सहायक, राष्ट्रों में केंद्रीकरण की बढ़ोतरी में परिवर्तन करने में भूमिका। ठीक है, तो 31 का हो जाएगा डी, राष्ट्रों में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति की बढ़ोतरी में भूमिका। उदासीनता के परिक्षेत्र की अवधारणा का संबंध है? तो उदासीनता के परिक्षेत्र की अवधारणा का संबंध है प्राधिकरण से। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। 32 का हो जाएगा बी नंबर। प्रशासन राजनीति की एक शाखा है, यह कथन किसका है? यह कथन है आपका डॉन किंग्सले का। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। भारत में लोकपाल की नियुक्ति के लिए सर्वप्रथम विधेयक कब पेश किया गया? तो 1968 में सर्वप्रथम विधेयक पेश किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो इसमें जो है ए का हो जाएगा 2, बी का हो जाएगा 3, सी का हो जाएगा 1 और डी का हो जाएगा 4। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा 35 का डी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक प्रशासन विभेद के उद्भावक है? ऑप्शन ए है हेनरी फ्योल, ऑप्शन बी है फ्रैंक गुडनाव, ऑप्शन सी है लिंडक विर्क और ऑप्शन डी है एफ.डब्ल्यू. टेलर। तो फ्रैंक डी गुडनाव राइट आंसर हो जाएगा 36 का बी। इन्हें जो है अमेरिकी लोक प्रशासन का जनक भी माना जाता है, क्योंकि इसने राजनीति और प्रशासन का विभेद किया। अगला प्रश्न है 1946 में युद्ध के बाद अंतरिम सरकार के वित्त मंत्री कौन थे? तो 1946 के बाद युद्ध के बाद अंतरिम सरकार जो बना उसके वित्त मंत्री लियाकत अली खान थे। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 38 है निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ऑप्शन ए देखिए अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस, तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1920 में हुई थी। सूरत विभाजन जो है 1907 में हुआ था। श्री नारायण धर्म परिपालन योगम की स्थापना 1903 में हुई थी। ठीक है, भारतीय मजदूर यूनियन परिसंघ का गठन 1929 में हुआ था और भारतीय राष्ट्रीय मजदूर संघ कांग्रेस का गठन जो है 1947 में हुआ था। ठीक है, तो आप जब मिलाएंगे तो सी सबसे पहले आएगा, बी उसके बाद ए डी ई। तो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, राइट आंसर हो जाएगा इसका सी नंबर। अगला प्रश्न है 73वें और 74वें संशोधन अधिनियम के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित हुए। सरकार में पारदर्शिता आई, बिल्कुल सही है। सरकार में उत्तरदायित्व आया, बिल्कुल सही है। महिला सशक्तिकरण हुआ, बिल्कुल सही है। महिलाओं को रिजर्वेशन भी मिला। जनतंत्र की मजबूती मिली, बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। पंचायती राज लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? भारत का पहला राज्य है राजस्थान। अगला प्रश्न है मुख्य चुनाव आयुक्त अपने कार्यकाल की समाप्ति से पहले कैसे हटाया जा सकता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त जो है अपने कार्यकाल से पहले उसी तरह हटाया जा सकता है जैसे सर्वोच्च न्यायालय के जजों की तरह, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय को जज जिस तरह हटाए जाते हैं उसी तरह इनको भी हटाया जा सकता है। तो राइट आंसर रहेगा बी।
वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 280 में है। राइट आंसर हो जाएगा बी। बजट के संदर्भ में गिलोटिन शब्द का प्रयोग किसके संदर्भ में किया जाता है? मांगों पर मतदान करने के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो मुस्लिम लीग जो है इसका गठन 1906 में हुआ था, जनसंघ का गठन 1951 में हुआ था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन 1885 में हुआ था, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 में हुआ था। तो सी का क्या हो जाएगा यहाँ पे? 4 नंबर। तो सी का 4 आप देखिएगा तो ए नंबर ऑप्शन में मिल जाएगा। ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। जब विश्वनाथ प्रताप सिंह ने भारत के प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया तब वे किस राजनीतिक दल से जुड़े हुए थे? तो वो जनता दल से जुड़े हुए थे। तो राइट आंसर हो जाएगा जी, डी। पिछड़े वर्ग के प्रथम आयोग ने सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ेपन की पहचान के लिए निम्नलिखित में से किस स्थिति पे जोर दिया था? तो जाति पे जोर दिया था। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करें और नीचे दिए गए कूट का सही चयन करें। तो अब ये जो है प्रश्न थोड़ा पुराना हो गया है। हिमाचल प्रदेश जयराम ठाकुर हो जाएगा, असम जो है सर्वानंद सोनोवाल हो जाएगा, उत्तर प्रदेश योगी हो आदित्यनाथ और केरल पिनराई विजयन। ठीक है, तो सी का 4। तो सी का 4 एक ऑप्शन में आ रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। भारत ने किस वर्ष राजभाषा अधिनियम को लागू किया? तो राजभाषा अधिनियम को लागू किया डी 1963 में। निम्नलिखित में से किस एक कैबिनेट कमेटी को सुपर कैबिनेट कहा जाता है? तो कैबिनेट के राजनीतिक मामलों की समिति को जो है सुपर कैबिनेट कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। भारत में राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को अपनी सलाह पर कितनी बार पुनर्विचार के लिए कह सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा एक बार, बी नंबर। किस केंद्र शासित राज्य का अपना हाई कोर्ट है? तो दिल्ली का है। राइट आंसर हो जाएगा सी। भारतीय संविधान सहायक एकात्मक विशेषताओं सहित एक संघीय राज्य की स्थापना के स्थान पर सहायक संघीय विशेषताओं सहित एक एकात्मक राज्य की स्थापना करता है। किसने कहा है? केसी वियर का स्टेटमेंट है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। जैसा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 37 में उल्लेखित है, राज्य के निर्देशिक तत्व हैं, देश के शासन में मूलभूत है, फंडामेंटल है, इनको ध्यान में रखकर ही कोई भी कानून बनाया जाता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व बैंक के नाम पर उस चेक की भांति है जिसकी भुगतान बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया गया है। किसने कहा है? प्रोफेसर केटी शाह ने कहा था। राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के दार्शनिक आधार भूमि है, प्रस्तावना जो है इसकी दार्शनिक आधार भूमि है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निर्वाचित प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? तो जॉर्ज यूले था। राइट आंसर हो जाएगा बी। प्रांतीय स्वायत्तता किस अधिनियम की विशेषता है? तो प्रांतीय स्वायत्तता जो है 1935 की अधिनियम की विशेषता है। 58 नंबर है क्वेश्चन, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। तो आप जानते हैं कि सामान्य न्याय और निशुल्क विधिक सहायता जो है 39A में है। तो सी का 4, सी का 4 जैसे ही मिलाएंगे सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। उसके अलावा आप मिला लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लाठी के जो प्रहार मेरे ऊपर किए जा रहे हैं वो एक दिन ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत के किले सिद्ध होंगी। ये किसने कहा था? लाला लाजपत राय का कथन है। भारत में पहली बार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत मार्ले मिंटो सुधार 1909 के माध्यम से की गई। अगर कांग्रेस विभाजन स्वीकार करती है तो ये मेरे मृतक शरीर पे ही होगा। ये कथन किसका है? तो महात्मा गांधी का है। राइट आंसर हो जाएगा सी। डेविड ईस्टन ने व्यवस्था की सृजनात्मक अवधारणा को किस पुस्तक में प्रस्तुत किया? तो द पॉलिटिकल सिस्टम 1953 में प्रस्तुत किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से असंबंधित शब्दावली को पहचानिए। नियंत्रण एवं संतुलन जो है ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से नहीं जुड़ा है बल्कि यूएसए के संविधान से जुड़ा है, चेक एंड बैलेंसेस। ठीक है, जबकि छाया मंत्रिमंडल वे 7 तैरते हैं और 7 डूबते हैं, वेस्टमिंस्टर मॉडल, ये सभी जो है ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से जुड़ा हुआ है। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करिए। तो विधि का शासन आप जानते हैं डाइसी से संबंधित है, शक्ति पृथक्करण का संबंध मॉन्टेस्क्यू से है, प्राकृतिक अधिकार जो है जॉन लॉक से संबंधित है और एकत्ववाद जो है जॉन ऑस्टिन से संबंधित है। तो ए का 4, ए का 4, ठीक है, ए का 4, बी का 1, तो ए का 4, बी का 1, तो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। निम्न में से किसने संचार एवं राजनीतिक व्यवस्था के नियंत्रण का सिद्धांत दिया? तो संचार एवं राजनीतिक व्यवस्था जो है कार्ल ड्यूस से संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी।
निम्नलिखित में से कौन सा लोकमत से संबंधित नहीं है? तो लोकमत को अंग्रेजी में हम बोल सकते हैं पब्लिक ओपिनियन, ठीक है। पब्लिक ओपिनियन किसी सार्वजनिक मुद्दे पर जो है लोगों की राय जानना ही पब्लिक ओपिनियन कहलाता है। तो जो राय होता है तो इसमें कौन उससे संबंधित नहीं है? तो जो पब्लिक ओपिनियन हो समुदाय के हित के लिए होता है, वह नागरिक समाज के हित के लिए होता है और सामान्य जनता के हित के लिए होता है, केवल अल्पसंख्यकों के लिए नहीं होता। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, राजनीतिक दल लोगों का एक समूह है जो ऐसे सिद्धांत पर सहमत हो जिससे राष्ट्रीय हित की पूर्ति की जा सके। ये परिभाषा किसने दी है? तो ये परिभाषा एडमंड बर्क ने दी है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। आलमंड और पावेल द्वारा दिए गए दबाव समूहों के वर्गीकरण में शामिलित नहीं है। तो संवैधानिक दबाव समूह सम्मिलित नहीं है, जबकि संस्थात्मक, समुदायवात्मक और असमुदायवात्मक दबाव समूह शामिल है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व के लिए निम्न में से कौन सी पद्धति सर्वश्रेष्ठ है? तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, सीमित मत व्यवस्था, सूची प्रणाली, संचयी मतदान प्रणाली, ये सभी जो है अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व से संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। कार्यपालिका का प्रमुख कार्य क्या है? प्रशासन चलाना जो है कार्यपालिका का प्रमुख काम है, जबकि विधायिका का काम है कानून बनाना और जुडिशरी का काम है न्याय करना। अगला प्रश्न है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में सरकार में कैबिनेट की सदस्य किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। संसदीय जनतंत्र में वास्तविक सत्ता निहित होती है। तो संसदीय जनतंत्र में मंत्री परिषद में जो है वास्तविक सत्ता निहित होती है। आप जानते हैं कि मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री भी शामिल होता है, इसलिए इसका सबसे सटीक उत्तर सी होगा। ब्रिटिश संविधान संविधानों का जनक है और ब्रिटिश संसद संसदों की जननी है। यह कथन किसका है? मुनरो का कथन है। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए। तो सबसे पहले आप देख लेते हैं न्यायिक समीक्षा कहां से ली गई है। तो जुडिशियल रिव्यू जो है ये ली गई है यूएसए से ली गई है, ठीक है। यूके से जो है सर्वसत्ताधारी संसद, ठीक है। दो प्रकार के न्यायालय फ्रांस से लिए गए हैं और यहां भारत बच गया। भारत में जो है विधि द्वारा स्थापित क्रिया विधि है। तो आप मिलान करिए। तो सबसे पहले सी का 1 देख लीजिए। तो सी का 1 3 में है। दूसरा देखेंगे बी का 4। तो बी का 4 देखिए एक जगह है केवल, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, राइट आंसर हो जाएगा और ए का हो जाएगा 3। अगला प्रश्न है, अमेरिकी संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किस माध्यम से की गई थी? तो अमेरिकी संघ जो बना है जिसमें 50 राज्य हैं और प्रत्येक राज्यों से जो है 2-2 सदस्य जो है सीनेट में जाते हैं। तो ये जो है स्वैच्छिक समझौता से बने थे, ठीक है। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। तो सबसे पहले देखिए, संवैधानिक रूप से विकेंद्रीकृत संघ और कुछ संघीय गुणों के साथ संघ। तो जब कहा जाएगा, यहां देखिए फेडरेशन है, कन्फेडरेशन है। तो फेडरेशन जब बोला जाएगा तो फेडरेशन हो जाएगा यूएसए, यानी कि डी का 1 हो जाएगा, सी का 4 हो जाएगा। तो सी का 4 मिलाइए। तो सी का 4 एक जगह आ रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। और डी का क्या हो जाएगा? डी का हो जाएगा 1। और भारत के बारे में आप क्या कहेंगे? कुछ संघीय गुणों के साथ संघ, यानी कि बी का 3। तो बी का 3 हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संसदात्मक शासन की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी संसदात्मक शासन की विशेषता नहीं है? तो नाम मात्र का अध्यक्ष होता है, कार्यपालिका का निश्चित कार्यकाल ये नहीं होता है, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बीच घनिष्ठ समग्र और सामूहिक उत्तरदायित्व ये तीनों होते हैं, ये नहीं होते। तो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न देशों में से किसमें द्वैध नागरिकता की व्यवस्था है? तो द्वैध नागरिकता, डुअल सिटीजनशिप की जो प्रोविजन है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति शासन प्रणाली का उदाहरण है? मैक्सिको जो है राष्ट्रपति शासन प्रणाली का उदाहरण है। एक नमनीय और अलिखित संविधान पाया जाता है ग्रेट ब्रिटेन में। निम्नलिखित में से कौन सीनेट की अध्यक्षता करते हैं पदेन अधिकारी के रूप में? तो उपराष्ट्रपति करते हैं। जैसे भारत में राज्यसभा का चेयरमैन जो है उपसभापति, उपराष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संविधानवाद की विशेषता नहीं है? तो संस्कृति आधारित अवधारणा होती है, गतिशील अवधारणा होती है, मूल आधारित अवधारणा होती है, पार्टी आधारित अवधारणा नहीं होती संविधानवाद का मतलब। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। अर्थशास्त्र को जाना जाता है। तो अर्थशास्त्र जो है एक नीति शास्त्र भी है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एथिक्स ऑफ चाणक्य, के एम अग्रवाल, ये गलत है क्योंकि ये चाणक्य की पुस्तक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, जबकि तीनों जो है मिलान सही है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कहा कि राज्य केंद्रित और संगठित रूप में हिंसा का प्रतिनिधित्व करता है? जैसे ही राज्य का हिंसा के बारे में बात है, महात्मा गांधी इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। किसने कहा कि संवैधानिक नैतिकता को सार्वजनिक नैतिकता से ऊपर रखा जाना चाहिए? सार्वजनिक नैतिकता से, तो ये हो जाएगा आपका डी, अंबेडकर। आर्थिक निर्धारण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? मार्क्स ने किया, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से किसने समाजवाद के अंतर्गत सांस्कृतिक क्रांति का विचार दिया था? तो समाजवाद के अंतर्गत सांस्कृतिक क्रांति का विचार दिया था माओ से तुंग। निम्नलिखित में से कौन ओवरलैपिंग कॉन्सेंसस के विचार से जुड़ा है? तो ओवरलैपिंग कॉन्सेंसस के विचार से जो है जॉन रॉल्स जुड़े हुए हैं, राइट आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से कौन एक आदर्शवादी विचारक नहीं है? तो हीगल है, ग्रीन है, बेंथम भी है। बेंथम नहीं है, ग्रीन है, बोसांके है, ठीक है, तो बेंथम इसका राइट आंसर हो जाएगा। बेंथम के उपयुक्ततावाद को किसने सूअरों के लिए उपयुक्त दर्शन कहा है? थॉमस कार्लाइन ने कहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए और दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत जो है मैकियावेली ने दिया, ठीक है। व्यक्तिवादी सिद्धांत जो है, इंडिविजुअलिस्ट जो है, हॉब्स को माना जाता है। स्वतंत्रता का सिद्धांत रूसो को कहा जाता है और सहमति का सिद्धांत लॉक को कहा जाता है। तो ए का 3, बी का 4, ए का 3, बी का 4, तो बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसका। बी नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, थॉमस हॉब्स ने निम्नलिखित में से किससे प्राप्त अवधारणा के आधार पर अपने राजनीतिक दर्शन का निर्माण किया था? तो प्राकृतिक विज्ञान के सिद्धांत पे किया था उन्होंने, तो राइट आंसर हो जाएगा ए। मैकियावेली के चिंतन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन त्रुटिपूर्ण है? ठीक है, मैकियावेली के चिंतन के संबंध में कौन सा कथन त्रुटिपूर्ण है? उसने राज्य शिल्प सिद्धांत प्रतिपादित किया, बिल्कुल सही है। भ्रष्ट लोगों के शासन के सूत्र में बांधने के लिए प्रभुत्व निःशर्त आवश्यक है, यह भी सही है। सिद्धांतक गणतंत्रीय शासन प्रणाली सर्वोत्तम नहीं है, ये जो है गलत है, वो गणतंत्र को सर्वोत्तम मानता था, और ये भी सही है, ठीक है। अगला प्रश्न, प्लेटो के अनुसार न्याय है, प्लेटो के अनुसार न्याय है एक व्यक्ति एक कार्य एक वर्ग एक कर्तव्य, राइट आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन प्लेटो को सर्वाधिकारवादी विचारक नहीं मानता है? तो आर निप्सेट जो है नहीं मानते हैं, बाकी सब मानते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, अरस्तु के दर्शन में वितरणात्मक न्याय का क्या आशय है? तो अरस्तु के दर्शन में अनुपातिक समानता को ही वितरणात्मक न्याय कहा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से किसने 3 मानकों के आधार पे विशेष बल देते हुए लोकतंत्र के प्रक्रियात्मक मूलक सिद्धांत पर बल दिया? ऑप्शन है एस.एम. लिप्सेट, आर.एफ. डहल, जोसेफ सुप्टर, सेल्डन ओलिन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर.ए. डहल, राइट आंसर हो जाएगा आर.ए. डहल। लोकतंत्र की परिभाषा के अनुसार इसका विशुद्ध विचार यह है कि सब लोगों द्वारा समान रूप से प्रतिनिधि शासन है। ये जो स्टेटमेंट है ये जे.एस. मिल का है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी। आर्थिक मानव की संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? एडम स्मिथ ने की थी। किसने कहा कि युद्ध पुरुष के लिए वही है जो स्त्री के लिए मातृत्व? ये जो है मुसोलिनी का कथन है, राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है, सेबाइन के अनुसार वो दार्शनिक कौन है जिसने सर्वप्रथम राज्य को वो अर्थ प्रदान किया जो आधुनिक राजनीतिक व्यवहार में उसके साथ जुड़ गया? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, मैकियावेली। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन समाजवादी शब्द का प्रयोग करने वाला पहला व्यक्ति थी? तो रॉबर्ट ओवन जो है समाजवादी शब्द का प्रयोग करने वाला पहला व्यक्ति था, राइट आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो है सही पूछ रहा है कौन सा है, तो इसमें एक ही है, समाजवादी नारीवादी जो है शीला रोबाथम, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, 104 का सी। अगला प्रश्न है, उदारवादी सिद्धांत राज्य को किस प्रकार मानता है? लक्ष्य प्राप्त करने का एक साधन मानता है, राइट आंसर हो जाएगा ए। संप्रभुता का मूल शब्द क्या है? सुपर एनस, लैटिन भाषा के सुपर एनस से निकला है, जिसका मतलब है सर्वोच्च शक्ति। नकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा निम्नलिखित में से किस एक पर बल देती है? हस्तक्षेप की अनुपस्थिति, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, 107 का हो जाएगा सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्रता का वर्णन इस प्रकार किया कि हस्तक्षेप का क्षेत्र जितना विस्तृत होगा मेरी स्वतंत्रता उतनी ही विस्तृत होगी? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, इजाइया बर्लिन, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, 108 का डी। निम्नलिखित में से कौन लेक्सिकल प्रायोरिटी के बारे में बात करते हैं?
तो लेक्सिकल प्रायोरिटी के बारे में कौन बात करता है इसमें? इसमें बात करते हैं जॉन रॉल्स। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, 109 का सी। अगला प्रश्न है, मानव अधिकारों के संदर्भ में स्वतंत्र जन्मा है और स्वतंत्र रहेगा, इसे निम्नलिखित में से किस अभिलेख में उल्लेख किया है? प्रशासी मानवीय अधिकार घोषणा पत्र में। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, लोकतांत्रिक समाज में सत्ता की आवश्यकता होती है, जितनी अधिक शक्ति उतनी अधिक आवश्यकता नियंत्रण हेतु। यह किसने कहा? एल.डी. वाइट का कथन है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, 111 का हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है, कानून समस्त वासनाओं से रहित विवेक है, ईश्वर तथा विवेक की यह परिभाषा किसने दिया है? तो अरस्तु का यह स्टेटमेंट है। राइट आंसर हो जाएगा ए, 112 का ए। यह मत किसका है कि संप्रभुत्व बिना जनता की सहमति से कर नहीं ले सकता है, ये बोधा का कथन है। बोधा जो है व्यक्तिगत संपत्ति को बहुत ही पवित्र मांगता था। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। बहुलवादी ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत के क्या हैं? विरोधी हैं। राइट आंसर हो जाएगा विरोधी। बोधा, हॉब्स, लॉक, रूसो, ऑस्टिन जो है ये संप्रभुता सिद्धांत के प्रवर्तक माने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत का समर्थक नहीं है? तो इसमें लिंडसे है, मेटलैंड है, ऑटो ग्रियाक है, बोधा नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। संप्रभु राष्ट्र राज्य व्यवस्था क्या है? एक राजनीतिक प्रणाली जिसमें राज्य सर्वोच्च प्राधिकरण है और उनका क्षेत्र और लोगों पर विशेष नियंत्रण है। राइट आंसर हो जाएगा ए। रूसो को संप्रभुता के किस सिद्धांत का जनक माना जाता है? तो आप जानते हैं लोकप्रिय संप्रभुता यानी कि पॉपुलर सॉवर्निटी, ठीक है, पॉपुलर सॉवर्निटी का जनक माना जाता है रूसो को। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। राज्य की उत्पत्ति के पितृसत्तात्मक सिद्धांत के प्रमुख समर्थक कौन है? सर हेनरी मैन। सर हेनरी मैन है, सॉरी, सर हेनरी मैन जो है। राइट आंसर हो जाएगा 118 का ए, राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से राज्य की उत्पत्ति का सर्वमान्य सिद्धांत कौन सा है? तो राज्य की उत्पत्ति का सर्वमान्य सिद्धांत है विकासवादी सिद्धांत, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी क्रांति राज्य की उत्पत्ति के देवी सिद्धांत के पतन के साथ नहीं जुड़ी हुई है? तो 1857 के भारत की क्रांति नहीं जुड़ी हुई है, बाकी सब जुड़े हुए हैं। तो 120 का हो जाएगा बी। लॉ के अनुसार लोगों ने समझौता इसलिए किया था ताकि उनके अधिकारों की रक्षा हो सके, पोप तंत्र का दमन किया जा सके, गृह युद्धों का अंत, शासकीय चर्च की स्थापना हो सके, तो उनके अधिकारों की रक्षा हो सके। तो 121 का ए हो जाएगा। टू ट्रीटाइजेज ऑन सिविल गवर्नमेंट 1690 में। किसने सभी सामाजिक संस्थाओं में सबसे शक्तिशाली माना जाता है? तो राज्य को माना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए, इसमें कौन क्या है ये बताइए। तो जॉर्ज सेवाइन जो है ऐतिहासिक उद्भावन से है, जॉर्ज कैटलिन सामाजिक वैज्ञानिक उद्भावन, लियो स्ट्राड दार्शनिक, ग्राहम बलास मनोवैज्ञानिक उद्भावन से है। तो 1 2 3 4, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, 123 का ए। मूल्यों का आधिकारिक बंटवारा किस समाज की न्यूनतम पुरुष है? ये निम्नलिखित में किसका है? तो ये है कथन डेविड ईस्टन का। राइट आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में कौन सी परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की विशेषता नहीं है? महान मुद्दों का अध्ययन, मानव व्यवहार का अन्वेषण, आदर्श राज का अन्वेषण, और ऑप्शन डी है दार्शनिक वृत्ति। तो मानव व्यवहार का अन्वेषण वो नहीं करता था, केवल जो है रूल एंड रेगुलेशन पर फोकस करता था। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। तो दोस्तों ये रहा प्रैक्टिस सेट 4 का 125 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आपको कैसा लगा? आपने जब प्रैक्टिस किया तो आपके कुल कितने क्वेश्चन सही हुए? कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइए। मैं जल्द ही 5वां लाऊंगा भाग। दीजिए इजाजत, नमस्कार।